अब कुछ सामग्री देखिए, हम यहां पर देखेंगे, जैसे मुद्रित सामग्री के बारे में पूछ लिया जाता है। एक एक करके इन सब सामग्रियों को पढ़ेंगे हम डिटेल से। तो हेडिंग डालिए मुद्रित सामग्री। प्रिंटेड मटेरियल, जिसे हम कहते हैं मुद्रित सामग्री। देखिए, प्रिंटिंग मशीन सबसे पहले बनी थी जर्मनी में, और बनाने वाले थे गुटेनबर्ग। उन्होंने बनाई थी सबसे पहले, देखिए, प्रिंटिंग प्रेस। बड़े हत्थे वाली थी, उसके अक्षर चिपकाए जाते थे, फिर उसके इंक लगाकर किसी कागज के ऊपर जोर से दबाया जाता था, वो क्या हो जाते थे, प्रिंट हो जाया करते थे। इस तरह की मशीन बनाई थी जर्मनी के अंदर, और वहीं से किसका चलन हो जाता है, मुद्रित सामग्रियों का चलन हो जाता है। अब मुद्रित सामग्री में क्या क्या आती हैं देखिए, सामान्य पुस्तकें, उसके बाद पाठ्य पुस्तक, अंग्रेजी में कहते हैं टेक्स्ट बुक, फिर आता है पूरक पुस्तक, फिर देखिए उसके बाद संदर्भ पुस्तक, रेफरेंस बुक, उसके बाद पत्र पत्रिका, शब्दकोश, एटलस, ये सामान्यतः कैसी सामग्री है, प्रिंटेड सामग्री। धारावाहिक पुस्तकें, हैंड आउट, हैंड आउट, उतारिए, सारी कैसी हैं हमारी मुद्रित सामग्री। कहां गए भाई, और फिर बात करेंगे इनके ऊपर ये होती क्या है सब। दोबारा बोल रहा हूं, पीछे तक लिख लें आप। सामान्य पुस्तकें यानी जर्नल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, उसके बाद देखिए सप्लीमेंट्री बुक्स, फिर रेफरेंस बुक, न्यूज़पेपर्स या पत्र पत्रिकाएं, शब्दकोश, एटलस, धारावाहिक पुस्तकें और हैंड आउट। और 10वां लिखे तो कार्य पुस्तिकाएं, कार्य पुस्तिकाएं सब प्रिंटेड सामग्री है ये। जैसे बात करते हैं सामान्य किताबें, जो किसी एक सामान्य उद्देश्य पर नहीं लिखी होती हैं, ये कहानियों की किताबें, कविताओं की किताबें, निबंध की किताबें, ये सब कैसी होती हैं, उपन्यास, ये सब क्या है, जर्नल बुक्स। कैसी किताबें हैं, सामान्य। लेकिन फिर आता है पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक। ये किताबें क्या होती हैं, इनकी क्या विशेषता है, सामान्य किताबों से अलग कैसे होती है। ये देखिए शिक्षण के उद्देश्य और कक्षा के अनुसार बनाई जाती है हमेशा।
कक्षा का स्तर कि तीसरी क्लास, 5वीं क्लास, 10वीं क्लास और शिक्षण के उद्देश्य, उनके आधार पर जिन किताबों की रचना की जाती है वो किताबें हमारी क्या कहलाती हैं? पाठ्य पुस्तक। और ये जो पाठ्य पुस्तकें हमारी क्या कहलाती है? कोर्स की पुस्तक भी कहलाती है। और ये किताबें देखिए केवल एक ही उद्देश्य को ध्यान में लिखकर बनाई जाती हैं, ज्ञानात्मक। कौन से उद्देश्य को ध्यान में रखकर? और जब इन किताबों का निर्माण करते हैं तो दो पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष होता है उसका बाह्य आवरण, जैसे बाह्य पक्ष में हम देखते हैं बाहरी जो उसका कवर होता है, उसकी जो जिल्ड होती है, उसका मूल्य होता है, पेपर की क्वालिटी होती है, ये सब क्या है? बाहरी आवरण। या उस पुस्तक का नाम जो होता है वो सब क्या है? बाह्य। तो आंतरिक में क्या होता है? आंतरिक पक्ष में किस चीज को देखते हैं? विषय वस्तु को देखते हैं, भाषा को देखते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे ये किताब मत खरीदना, इसकी भाषा बड़ी जटिल है। तो कौन सा पक्ष हुआ? भाषा, आंतरिक पक्ष। और उसके अलावा अक्षरों की बनावट जो होती है वो कौन सा पक्ष है? वो बाह्य पक्ष होता है। अक्षरों को जो देखते हैं हम, फॉन्ट कौन सा लिया। लेकिन उसके अंदर जो सामग्री है, जो विषय वस्तु है, वो कौन सा पक्ष है? आंतरिक पक्ष है। भाषा और विषय वस्तु तो कहलाते हैं आंतरिक पक्ष, और बाकी सारी चीजें क्या कहलाती हैं? उसका बाह्य पक्ष। तो दो पक्ष होते हैं कोई भी किताब लिखने। अच्छी किताब पर सामान्यतः देखिए 2-3 चीजें मिलेंगी आपको। एक पब्लिकेशन का नाम, एक किताब का नाम और एक लेखक का नाम, बस। और पिछले पन्ने पर उसका मूल्य लिखा रहता है। और जिन किताबों को हम बेचना चाहते हैं तो उनमें ठूस ठूस के बाहर ही भर देते हैं बहुत सारी चीजें। इस किताब में ये है, इस किताब में। अरे खरीदने वाला कोई बेवकूफ नहीं होता है, उसको पता होता है इस किताब में क्या है, उसके लिखने वाले की योग्यता क्या है। देखते हैं कि नहीं देखते हम? लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं मार्केट में, जब देखिए किसी पुस्तक को ले, सब पतली सी दे दो जिसको 2-4 दिन में पढ़ लूं, ये काम करते हैं देखिए। और किताबें जब खरीदते हैं तो हम दूसरों के हाथ में दे देते हैं अपनी चाबी। बुक सेलर कितना पास होता होगा? कई जगह तो अनपढ़ बैठे रहते हैं। जोधपुर में दाना सेकंड हैंड बुक डिपो, सबसे बड़ा बुक डिपो है, वहां किताबों पे खड़ा रहता है जूते चप्पल पहन के, वहां के जो वर्कर होते हैं। आप मांगेंगे किताब, अपने पैरों से नीचे निकाल के ले जा। मैंने खुद देखा है इस चीज को, क्योंकि इस फील्ड में मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूं किताबें लिखने का, इसलिए मुझे इन चीजों का बहुत बड़ा अनुभव है। और इन चीजों को हम देखते हैं और हम लोग उसकी पूजा करते हैं। देखिए मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों? साहब मेरे लिए तो एक सामान्य वस्तु है, ये चीज वस्तु की तरह बेच रहा हूं मैं, तो लेना है तो लो, नहीं तो आगे चलो। होता ही यही है। उसका काम क्या है? दुकानदार का प्रॉफिट कमाना, उसका कोई मतलब नहीं क्वालिटी है कि नहीं है। वो उस किताब को सबसे अच्छी मानता है जिसमें सबसे ज्यादा रुपए की बचत होती है, वो है क्वालिटी की चीज। तो यहां हम बात कर रहे थे पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के 3 सिद्धांत होते हैं, आप लोगों के नहीं पूछे जाते, भाषा में आते हैं। सबसे पहले जब किताब का निर्माण करते हैं तो विषय वस्तु का चयन किया जाता है, यानी टॉपिक। फिर दूसरे नंबर पर करते स्तर, कौन सी क्लास के लिए लिखनी है, तीसरी के लिए, 5वीं के लिए, 10वीं के लिए या 11वीं के लिए। क्या सारी किताब एक जैसी होती हैं? तो दूसरा सिद्धांत कौन सा होता है? स्तर। और तीसरा सिद्धांत होता है प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण में होती है भाषा शैली। जैसे जैसे आप उच्च स्तरीय किताबें खरीदते हैं, भाषा बड़ी जटिल होती चली जाती है, और छोटे लेवल पर आते हैं तो बहुत ही सरल शब्दों में लिखी होती है वही चीजें। इसलिए किताब के 3 सिद्धांत होते हैं। ये पहला सिद्धांत कौन सा बताया मैंने? विषय वस्तु का चयन करना। दूसरा स्तर का चयन करना या निर्धारण करना। तीसरा प्रस्तुत करना उसको। तो ये होती है हमारी पाठ्य पुस्तक, जिसे कोर्स की किताब कहते हैं। फिर आता है सप्लीमेंट्री बुक्स, पूरक पुस्तक। ये क्या होती है भाई? पूरक पुस्तकें किसे कहते हैं? देखिए नाम सारे सुने हुए हैं लेकिन कभी गौर नहीं किया इन नामों पर। वो किताबें जो पाठ्य पुस्तकों की देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, उनको क्या कहेंगे? पूरक पुस्तक। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। 9वीं की सामाजिक की किताब, उसमें 2 क्रांतियां दे रखी, रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। और पता है पेपर में सवाल क्या पूछता है?
रूस की क्रांति की तुलना अमेरिकी राजक्रांति से करो, अमेरिका के तो है ही नहीं कोर्स में। उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? पूरक पुस्तक की आवश्यकता होगी। वहां से हम पढ़ेंगे किसको? और एनसीईआरटी किताबों में यही होता है, होता कुछ और है, सवाल कुछ और ही पूछते हैं वो, और हर सवाल में अंतर होगा आपको, और हमेशा हर स्तर के होंगे सवाल वहां पर। उन किताबों को पढ़ना इतना आसान नहीं होता। उनके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पूरक पुस्तक। फिर आता है संदर्भ पुस्तकें, रेफरेंस बुक। ये क्या होती है भाई? आप लोग भी कहते हैं ना रेफरेंस किताबों से पढ़ाई किया करो। क्या है ये रेफरेंस बुक? आप कहेंगे एनसीईआरटी किताब नहीं है रेफरेंस बुक। उनके तो खुद पीछे लिखा रहता है, संदर्भ पुस्तकों की पूरी विवरणिका बनी रहती है कि इसका मैटर कहां से लिया हमने, और जिसका मैटर किसी दूसरी किताब से लिया जाता है वो रेफरेंस बुक कभी नहीं होती है। हम बोल भलाई देते हैं, बाकी वो नहीं होती है रेफरेंस बुक। तो फिर किसको कहें रेफरेंस बुक? वो किताबें जिनके डेटा मूल रूप से उठाए हो, प्राथमिक रूप से, जैसे रिसर्च के आधार पर किसी व्यक्ति ने रिसर्च की हो, वो रिसर्च का जो दस्तावेज है वो सारे क्या होंगे? रेफरेंस होंगे हमारे लिए। जनगणना के आंकड़े जो भारत सरकार जारी करती है, अर्थशास्त्र वाला भी पढ़ता है उसको, भूगोल वाला भी देखिए उनका उपयोग करता है, और विषय वाला भी उन आंकड़ों का प्रयोग करता है, करंट जीके वाले भी करते हैं उनका। तो वो जनगणना के आंकड़े क्या हैं? रेफरेंस होते हैं। ऐसे ही एटलस, शब्दकोश, ये सब क्या हैं? या किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई जीवनी, वो भी क्या होती हैं? रेफरेंस होती हैं। तो इसलिए देखिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसी के बारे में, रेफरेंस क्या होती है? जनगणना के आंकड़े। उसके अलावा दूसरा देखिए, जीवनी, शब्दकोश, ये सब क्या है? रेफरेंस। देखिए आगे आ जाइए, पत्र पत्रिकाएं जो समय के आधार पर प्रकाशित, डेली प्रकाशित होती है उसको दैनिक पत्रिका, जो देखिए सप्ताह में प्रकाशित होती है साप्ताहिक, 15 दिन में होती है पाक्षिक, महीने में होती है मासिक, 3 महीने में होती है त्रैमासिक, 6 महीने में होती है अर्धवार्षिक, साल में एक बार प्रकाशित होती है उसको वार्षिकी। शब्दकोश, उसके बाद एटलस। धारावाहिक पुस्तकें किसे कहते हैं? धारावाहिक पुस्तकें। अच्छा, धारावाहिक देखते हो या नहीं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सीधा तो कौन देखता है? देखा है कि नहीं देखा? धारावाहिक में आपने देखा होगा पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, ऐसे ही किताबें होती है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। कई भागों में प्रकाशित होने वाली पुस्तकें क्या कहलाती हैं? धारावाहिक पुस्तकें। हैंडआउट क्या होते हैं? देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल, एक कार्यक्रम चला था सीसीई। अब स्कूल के प्रिंसिपल को ट्रेनिंग देने के लिए एक किताब तैयार की, हैंडआउट्स। उसके हाथ में होनी चाहिए, प्रिंसिपल के में, उसे पता होना चाहिए इसमें क्या क्या कार्यक्रम है। कार्य योजनाओं से संबंधित जो किताबें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? हैंडआउट। उसके बाद आती है कार्य पुस्तिकाएं। बच्चों को अभ्यास करवाने के लिए जो पुस्तकें तैयार की जाती हैं वो कौन सी होती हैं? कार्य पुस्तिकाएं। इस समय जैसे चल रही हैं हमारे जो स्कूल होते हैं, पहली से लेकर 8वीं तक किताबें चलती है कार्य पुस्तिका। बच्चे को अलग से कॉपी बनाने की आवश्यकता नहीं है आजकल, कार्य पुस्तिका में काम होता है। डेली एक सीट करवाओ, जैसे प्राइवेट स्कूल वाले क्या देते थे? घर पर सीट दिया करते थे, और गवर्नमेंट में किताब बना दी उन सीटों की। वहीं पर बच्चे से सीट करवाओ और वापस रख दो उसको वहां स्कूल में, दूसरे दिन आए फिर दे दो उसको, फिर एक अलग अलग विषय की एक एक सीट करवाओ उसमें। वो क्या है? कार्य पुस्तिका। ये सब कैसी सामग्री थी? कैसी सामग्री? और अब कुछ महत्वपूर्ण है जो एग्जाम की दृष्टि से हैं, उन्हें हेडिंग डालिए, प्रमुख शिक्षण सामग्रियां। सबसे पहले उन मशीनों को देखेंगे हम जो चित्रों को बड़ा करके दिखाती है, और सबसे पुरानी और या हम कहें सबसे प्राचीन जो सामग्री थी जो चित्रों को बड़ा करके दिखाती थी, सबसे पहले सामग्री बनी उसका नाम था मायादीप।
द्वीप नहीं है, ध्यान रखना, मायादीप। और इसी को अंग्रेजी में कहा जाता था मैजिक लैट्रन। और इसी सामग्री को हम अपनी भाषा में कहते हैं जादुई लालटेन। क्या कहते हैं हम? जादुई लालटेन। लिखो भी, पहली सामग्री, पहली मशीन थी ये, चित्रों को बड़ा करके दिखाने वाली पहली मशीन, जिसका नाम मैजिक लैट्रन या मायादीप, पहली सामग्री। लिखो इसमें, चित्रों को बड़ा करके दिखाने वाली प्रथम सामग्री, चित्रों को बड़ा करके दिखाने वाली प्रथम सामग्री। और यह सामग्री देखिए इस तरह से थी, एक बॉक्स, उसमें यहां पर देखिए पर्दा या लेंस का प्रयोग, और यहां जलाई जाती थी कैंडल। देखिए इसमें मोमबत्ती जलाते थे, देखिए इसमें प्रकाश के लिए क्या जलाते थे, क्योंकि उस समय लाइट का आविष्कार तो हुआ नहीं, या तो लालटेन को जलाया जाता था या मोमबत्ती को, जिससे प्रकाश होता, और यहां पारदर्शी वस्तु को लगा दिया जाता और उसके ऊपर उसका क्या गिरता, प्रकाश, और उसके बाद यहां से लेंस के माध्यम से इस प्रकाश को फैला दिया जाता था। किसी पर्दे दीवार के ऊपर इस प्रकाश को डाला जाता, और उसके बाद वो चित्र कैसा दिखाई देता, बड़े रूप में दिखाई देता था, और उसी को हम नाम देते थे मायादीप। यूरोप के अंदर जब मेले लगा करते थे, उस समय की बात है 16वीं सदी में, और उन मेलों के अंदर रात के समय ये भयानक चित्रों को दिखाया जाता था, डरावने और भयानक चित्र, इसलिए वहां के लोगों ने इसे कहा जादुई लालटेन, यानी मैजिक लैट्रन। जादुई चीजें का मतलब सीधा सा भयानक चित्रों को दिखाना, इसके माध्यम से बड़ा करके उनको, और जल्दी जल्दी दिखाओगे तो चित्र कैसे नजर आएंगे, चलते हुए नजर हो जाएंगे आपको। तो उस समय देखिए किसका प्रयोग किया जाता था, लालटेन या मोमबत्ती का। बाद में देखिए लालटेन और मोमबत्ती की जगह आ गई इसमें लाइट, क्या आ गई, और यहां पर किसका प्रयोग किया जाने लगा, लाइट का प्रयोग किया जाने लगा। ये दोनों चीजें गायब, तो इसका नाम बदल जाता है फिर इसके बाद। तो लिखो आप इसके अंदर, अपारदर्शी नहीं, पारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाया जाता था, पारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाया जाता था, किसमें, मैजिक लैट्रन में। अब नया रूप आ गया जैसे ही लाइट हुई, और इसका नया नाम डाइस्कोप। मैजिक लैट्रन का ही देखिए दूसरा रूप है संशोधित। तो नंबर 2 पर लिखो डाइस्कोप, और इसके अंदर देखिए लाइट का प्रयोग होता था, और डाइस्कोप में भी देखिए किसको दिखाते थे हम, पारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके। बड़ा करके दिखाते थे। फिर देखिए विज्ञान की प्रगति कभी रुकती थोड़ी है, उसके बाद एक नई मशीन और आ जाती है, नंबर 3, एपीस्कोप। और एपीस्कोप में देखिए जो हमारी किताब होती है उस किताब को रख दो, और वो किताब पे जो भी अक्षर प्रिंटेड हैं वो सारे कैसे दिखाई देंगे हमें, दीवार या पर्दे पर बड़े रूप में, और उसी को नाम दिया जाता है एपीस्कोप। इसमें किसको दिखाया जाता था, अपारदर्शी वस्तुओं को। कागज पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाया जाता था। पारदर्शी का मतलब एक्सरे की शीट देखते हो ना आप, आर पार दिखता है उसके, वो कहलाती है पारदर्शी।
तो पहले तो पारदर्शी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाते, अब कैसे दिखाते हैं? अपारदर्शी। उसके बाद देखिए तरक्की रुकती नहीं है, दोनों देखिए डाइस्कोप और एपी दोनों को मिलाकर एक ही यंत्र बना दिया और नाम पड़ गया एपी डाइस्कोप। क्या नाम पड़ गया? एपी डाइस्कोप। और इसमें दिखाया जाता है पारदर्शी व अपारदर्शी दोनों को। अब देखिए परीक्षा आने पर गड़बड़ हो जाती है, वहां दो दो उत्तर नजर आते हैं। पारदर्शी वस्तुओं को दिखाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है डाइस्कोप या एपीस्कोप, ऑप्शन में मिलेंगे दोनों, और वहां गड़बड़ हो जाती है, दोनों भूल जाते हैं। अब तो याद है आपको थोड़ी देर के लिए, घर जाते जाते रास्ते में भी भूल जाओगे, इसलिए याद रखना यहां भी ए और यहां भी ए, जिनके आगे दोनों में ए लिखा हो तो पकड़ कर लेना आप अच्छे से। एपीस्कोप अपारदर्शी, बाकी बचा जो किसको दिखाएगा? पारदर्शी वस्तुओं को। इसलिए आप पहचान बना सकते हो स्थायी, ऐसे अपारदर्शी और ऐसे एपीस्कोप। अब नहीं भूलोगे आप, ऐसे चीजों को हम स्थायी भी याद करते हैं ताकि गलती हमसे नहीं हो। अब आता है एपीडाइस्कोप, इन सब का सुधरा हुआ नया रूप और एक नया यंत्र। और इसको पता है एपीडाइस्कोप को क्या कहा जाता है? चित्र विस्तारक यंत्र। परीक्षा में पूछा जाता है ऐसा कौन सा यंत्र है पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों चीजों को दिखाता है? कौन सा है? एपीडाइस्कोप। लिख लीजिए आप इन चारों को। चारों संशोधित रूप हैं, मायादीप से चले थे और कहां पहुंच गए हम? एपीडाइस्कोप। प्रक्षेपित सामग्री है या अप्रक्षेपित? ये सारी की सारी प्रक्षेपित, जो चित्रों को बड़ा करके दिखाते हैं सब क्या है? प्रक्षेपित सामग्री। सारे यंत्र कैसे हैं? प्रक्षेपित। श्रव्य है या दृश्य या दोनों? केवल दृश्य सामग्री है ये, तो लिखो नीचे नोट लगा के। उपरोक्त सभी प्रक्षेपित व दृश्य सामग्री है। पांचवें नंबर पर और नए यंत्र पर चलते हैं, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर को हिंदी में कहा जाता चित्र दर्शक। और प्रोजेक्टर भी कैसी सामग्री है भाई? प्रक्षेपित और दृश्य सामग्री। प्रक्षेपित व दृश्य सामग्री। इसके अंदर भी क्या किया जाता है? चित्रों को बड़ा करके दिखाया जाता है, इसलिए इसको चित्र विस्तारक यंत्र भी कहते हैं। इसको भी चित्र विस्तारक यंत्र क्या कहा जाता है? इसको चित्र विस्तारक यंत्र, जो चित्रों को बड़ा करके दिखाता हो। जैसे प्रोजेक्टर वहां लगा रखा, आप देख रहे हो बड़े रूप में। अब ये प्रोजेक्टर भी देखिए कई प्रकार के होते हैं। प्रोजेक्टर के प्रकार। एक होता है सामान्य प्रोजेक्टर, जो अपनी कक्ष में आप जिस प्रोजेक्टर को देख रहे हो वो सामान्य प्रोजेक्टर ही है। उसके बाद एक आता है OHP प्रोजेक्टर। OHP प्रोजेक्टर, इसे सिरोपरि प्रोजेक्टर भी कहा जाता है। सिरोपरि,
जिसका सिर ऊपर हो। सिरोपरि का मतलब क्या है? जिसका सिर ऊपर हो थोड़ा, और उसी प्रोजेक्टर को हम कहते हैं सिरोपरि। देखिए ये प्रोजेक्टर ऐसे होता है, ये फोटोकॉपी मशीन की तरह, और इसके ऊपर एक लोहे की रॉड और यहां पर दर्पण लगा रहता है इस पर। तो इसका सिर कहां है? ऊपर है। इसीलिए ओवर हेड, हैंड मत कर देना, क्या है ये? हेड प्रोजेक्टर। ये देख लीजिए अंग्रेजी में भी यही नाम है, जिसका सिर ऊपर हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर। हिंदी में सही लिखा है सिरोपरि प्रोजेक्टर, जिसका सिर क्या हो। कई बार आता है OHP का पूरा नाम, लेकिन समय बदल गया। पहले कोचिंग क्लासों में इसी से पढ़ाते थे लोग, या प्रोजेक्टर रख लिया जाता बीच में, और वहां जो भी विषय वस्तु लाते उसके ऊपर रखते पारदर्शी स्लाइडें बना के, और उसका सीधा किस पे डालते थे? इस पे। जब ये डिजिटल बोर्ड नहीं हुआ करते थे तब, और फिर पढ़ा दिया करते थे पॉइंटर के माध्यम से चीजों। आजकल सारी चीजें किस में आ जाती? इस डिजिटल बोर्ड के अंदर। देखिए अब उस प्रोजेक्टर की आवश्यकता ही नहीं है, मेमोरी कार्ड लगाओ, चला लो आप सारी चीजें। इसलिए समय बदल गया। अब एक और नया प्रोजेक्टर आ गया, मल्टीमीडिया। कौन सा प्रोजेक्टर आ गया? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। अब मल्टीमीडिया का मतलब बहुत सारी किसके अंदर किसको काम मिले? मीडियाओं को, बहुत सारे माध्यम को काम में लिया जाता हो। और मल्टीमीडिया देखिए दृश्य सामग्री नहीं है, श्रव्य और दृश्य दोनों। छोटे छोटे स्पीकर भी आते हैं इनमें। इनमें क्या आने लग गए हैं? छोटे स्पीकर, या छोटे नहीं तो दूसरा स्पीकर ज्वाइंट कर लीजिए आप उसमें। लेकिन जर्नल प्रोजेक्टर में नहीं होता है, OHP में नहीं होता है, लेकिन किस में होता है? याद रखना, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये श्रव्य और दृश्य दोनों है। दोनों करके आना है इसको एग्जाम में। पेन ड्राइव लगाओ, चला लो, और यूट्यूब भी चला सकते हो आप, इंटरनेट से भी कनेक्ट होता है वो। और जब आप देखिए यूट्यूब चलाएंगे तो आवाज के लिए स्पीकर भी चाहिए, छोटे स्पीकर भी होते हैं उसमें लगे हुए, आराम से चला लीजिए आप प्रोजेक्टर को। तो ये तो क्या था? हमारा प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टर के क्या हैं? प्रकार। सामान्य प्रोजेक्टर, OHP प्रोजेक्टर और मल्टीमीडिया। ये दोनों प्रोजेक्टर कैसे? केवल दृश्य सामग्री। लेकिन मल्टीमीडिया ये कैसा है? श्रव्य और दृश्य दोनों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 सिनेमा, जिसे कहते हैं चलचित्र, जिसमें चित्र चलते हुए नजर आए। पुराना सिनेमा हॉल देखा है कभी? जो फिल्म स्ट्रिप पर आधारित होता था, फिल्म पट्टिकाएं, जिसे हम गांव में रील कह देते हैं, जैसे कैमरे की रील। पहले वो टेप रिकॉर्डर में भी जो कैसेट आती थी उसकी भी रील आया करती थी, ऐसे ही फिल्मों की भी रील आया करती थी। और सिनेमाओं को देखिए पहले जो चलाया जाता था उसी फिल्म पट्टिकाओं के आधार पर। जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिल्म स्ट्रिप। इस तरह से आपने देखी होंगी ये रील आती हैं, देखिए, और उनके अंदर चित्र बने रहते हैं ऐसे खानों के अंदर। और इसको जितनी स्पीड से चलाया जाएगा चित्र उतने ही तेज चलते नजर आएंगे। बाकी चित्र चलते नहीं है, स्थायी होते हैं वो सब। और इन चित्रों को हम चलाते हैं तो कैसे नजर आते हैं? हमें चलते हुए नजर आते हैं पर्दे और दीवार के ऊपर सिनेमा में। अब आप देखिए उन सिनेमाओं के अंदर पहले किसको काम में लिया जाता था? प्रोजेक्टर को। और उसके अंदर देखिए, आपने देखा होगा सिनेमा हॉल के अंदर पीछे की साइड लाइट का एक प्रकाश का पुंज आता है, और उसके वो बने रहते हैं, खाने बने रहते हैं पीछे से, जहां से प्रकाश डाला जाता है। और वो जो प्रकाश डालते हैं किसी पर्दे और दीवार पर, चित्रों को क्या करके दिखाते हैं? बड़े। और वो प्रोजेक्टर काम में लिए जाते थे पहले सिनेमा हॉल में। और पहले देखिए फिल्म की जो लंबाई इसके आधार पे हुआ करती थी, कितनी रील आती है उसकी। 2 गाड़ियों में भर के आ रही है तो समझ लेना 3 घंटे की फिल्म आ रही है, जैसे शोले।
और एक ही गाड़ी में सारे बंडल आ जाते हैं तो क्या होता, छोटी फिल्म है 2-2.5 घंटे की। और पता है उसको जो प्रोजेक्टर को चलाता था वो सारे बंडलों को लाइन से लगाता, जैसे कैसेट होती है ना ऐसे, और उसके ऊपर चढ़ाता था। देखिए जो प्रोजेक्टर बना होता था उस प्रोजेक्टर पर इस तरह से देखिए दो चीजें होती थी, एक तरफ देखिए चीजें इकट्ठी होती रहती थी, एक तरफ से क्या होती रहती थी, कम रीली तो होती थी, घूमती थी, जैसे ही खत्म होती दूसरी उठा के लगाता। कई बार जल्दबाजी में देखिए भूल जाया करता था, इसकी बजाय ये उठा के लगा देता। सिनेमा हॉल में हंगामा, फिल्म को काट दिया, वो देखता कि कहीं बदल तो नहीं गई। कई बार वो प्रोजेक्टर चलता चलता खराब भी हो जाया करता था। तो ऐसे पहले ये चीजें होती थी। आजकल के जो सिनेमा हॉल देखते हैं वहां ये फिल्म पट्टिकाएं नहीं है, आजकल चलन बंद हो गया, कैमरे में भी नहीं होती आजकल, तो होती है कि आजकल तो सब डिजिटल जमाना है, सारी चीजें बदल गई। इसलिए हमारा सिनेमा भी कैसा हो गया, डिजिटल हो गया ये भी। अब सिनेमा घर जिसके पास है उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो फिल्म नहीं चला सकता। जहां से उसने देखिए वो खरीद रखी है, ऑनलाइन चलेगी वहीं से अपने आप, वो अपने आप चालू कर देंगे समय के अनुसार। आप अपने अनुसार चालू उसे नहीं कर सकते। जैसे कई बार अगर बाहर से नेट नहीं आता तो नहीं चलेगा वो सिनेमा, चाहे आप कितनी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज किस पे आधारित है, नेट पर आधारित होती है। ये वाला देखिए नया आ गया अब अपने इसमें डिजिटल सिनेमा। और पहला किस पर आधारित होता था, प्रोजेक्टर, जिसमें चित्रों को क्या दिखाया जाता था, बड़ा करके दिखाया जाता था, जिसको हम पढ़ने में भी क्या लेते थे, काम में लेते थे। लिख लो सिनेमा अगला जो इसके अंदर अगली सामग्री, सिनेमा व फिल्म पट्टिकाएं, फिल्म स्ट्रिप, सिनेमा व फिल्म पट्टिका। कैसी सामग्री है सिनेमा, श्रव्य दृश्य दोनों। लिखो इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। आजी सिनेमा व फिल्म पट्टिका, आप लोगों को लिखना है कैसी सामग्री है ये, श्रव्य दृश्य सामग्री। और दो रूप है, पुराने रूप किस पर आधारित था, ये प्रोजेक्टर पर आधारित सिनेमा, आजकल किस पर आधारित है, डिजिटल सिनेमा। लिख लो इसके प्रकार, प्रकार प्रकार में लिखो। पहले कौन सा होता था, प्रोजेक्टर आधारित सिनेमा, प्रोजेक्टर आधारित सिनेमा। और दूसरा लिखिए डिजिटल सिनेमा। और अगली सामग्री लिखिए रेडियो। ये कैसी सामग्री है, श्रव्य सामग्री। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, आपके लेवल पे नहीं पूछेगा, ये रीट में पूछता है ऐसे सवाल। भारत के अंदर रेडियो का आविष्कार कब हुआ या रेडियो का चालन कब हुआ और किस शहर से हुआ, 1927 में मुंबई से, जिसे बॉम्बे रेडियो कहा गया था उस समय। लेकिन रेडियो का शिक्षण में पहली बार प्रयोग कब किया गया, और शिक्षण में प्रयोग किया गया था फिजिक्स पढ़ाने के लिए। कौन सा विषय पढ़ाने के लिए, फिजिक्स को पढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया था। 9वीं और 10वीं की फिजिक्स, पहले 9th से ही कोर्स ले लिया जाता था अलग से, आर्ट या साइंस। तब देखिए पहली बार इसका प्रयोग किया गया था रेडियो पाठों का, और रेडियो के माध्यम से पढ़ाए जाते थे, वो एग्जाम में पूछेगा। तो पहली बार भारत में रेडियो पाठों की शुरुआत कब और कहां से हुई, तो लिखिए अपने इसमें रेडियो के अंदर, भारत में रेडियो पाठ का प्रारंभ, भारत में रेडियो पाठों का प्रारंभ 1937 कोलकाता। कब से होता है, 1937 कोलकाता, यहां पढ़ाए गए थे पहली बार पाठ। देखिए फिर उसके बाद 4 महानगरों में पढ़ाए जाने लगे,
जो 4 बड़े महानगर हैं, दिल्ली है, मुंबई है और चेन्नई, और चौथा है ही हमारे पास कौन सा है। उसके बाद एक के बाद एक देखिए पाठों को पढ़ाना शुरू हो गया। ये कार्यक्रम था स्कूल प्रसारण प्रोजेक्ट, स्कूल ब्रॉडकास्टिंग प्रोजेक्ट 1937 पहला प्रोजेक्ट था हमारे देश का, जो रेडियो के माध्यम से इन पाठों का क्या होता था, प्रसारण। अब उसके बाद आज यदि हम देखते हैं रेडियो के माध्यम से तो बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं अपने यहां, जैसे MHRD द्वारा चलाया जाता है जिसे हम कहते हैं ज्ञान वाणी, भारत का पहला FM रेडियो चैनल एजुकेशनल, 2001 से चल रहा है देखिए। उसके बाद देखिए राजस्थान में लॉकडाउन के समय चलाया गया, देखिए शिक्षा वाणी, 11 मई को चलाया गया देखिए 2020। रेडियो के माध्यम से बच्चों को 55 मिनट के कार्यक्रम दिखाए जाते सुबह 11 बजे से 11:55 तक, ताकि बच्चे इनके माध्यम से जुड़े रहें। तो ये क्या है, सब रेडियो पर आधारित नए कार्यक्रम। तो लिख लीजिए, पहला तो कौन सा हो गया, 1937 कोलकाता। कब चला था ये, 37 में। नाम क्या था उस कार्यक्रम का, स्कूल प्रसारण परियोजना, इंग्लिश में कहें तो स्कूल ब्रॉडकास्टिंग प्रोजेक्ट 1937। पहला प्रोजेक्ट था ये हमारे शिक्षा में। दूसरा आपके सामने है, देखिए ज्ञानवाणी, हेडिंग डालिए ज्ञानवाणी, 2001। कब चला था ये, 2001। आगे डैश करके लिखो ज्ञानवाणी के, भारत का पहला शैक्षिक FM रेडियो चैनल, भारत का पहला शैक्षिक FM रेडियो चैनल। उसके बाद लिख लो शिक्षा वाणी, 11 मई 2020। लिखिए इसके अंदर, राजस्थान का शैक्षिक कार्यक्रम पर आधारित, शैक्षिक कार्यक्रम पर आधारित एक कार्यक्रम उसके बाद लिखिए टीवी। अगला कौन सा आता है अपने इसमें, टीवी। टीवी का पूरा नाम टेलीविजन। टेली का मतलब होता है दूर और विजन का मतलब होता है दृष्टि, इसलिए हम शॉर्ट में कहते हैं दूरदृष्टि, और दूरदृष्टि का ही नाम बदल दिया हमने दूरदर्शन। और दूरदर्शन को शॉर्ट में हम कहते हैं DD। तो बताओ हमारे देश में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ, भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ। नाम तो क्या है सही, दूरदृष्टि, क्योंकि टेली का अर्थ क्या होता है, दूर, और विजन का मतलब दृष्टि। तो दूरदर्शन का आविष्कार कब हुआ हमारे देश में, है कुछ याद कि भारत में दूरदर्शन। अच्छा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था ये बताओ, चलो आप, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, JL बेड, और रेडियो का मार्कोनी ने किया। तो देखिए अपने यहां दूरदर्शन की स्थापना की बात करें, 15 सितंबर 1959 पहली बार देखिए अपने यहां पर किसका आविष्कार हो गया था, दूरदर्शन। लेकिन दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है, हमें तो इस चीज को पढ़ना है मूलतः। पहली बार टीवी के माध्यम से कुछ पढ़ाया गया था क्या, कोई कार्यक्रम है क्या ऐसा,
जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया गया हो। जैसे रेडियो पर मैंने बताया था 1937, तो सेकेंडरी स्कूलों में प्रोजेक्ट चलाया था 1961 में पहली बार, सेकेंडरी स्कूल प्रोजेक्ट 1961। और उसके अंदर देखिए कठिन विषयों को पढ़ाया जाता था, किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से। लिखो तो आप इसमें ये चीज, दूरदर्शन का आविष्कार लिख लो 15 सितंबर 1959। दूरदर्शन का आविष्कार या दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ अपने देश में? 15 सितंबर 1959। फिर लिखिए इसके बाद, सेकेंडरी स्कूल टीवी प्रोजेक्ट, सेकेंडरी स्कूल टीवी प्रोजेक्ट, टीवी प्रोजेक्ट 1961, 1961। और इसके आगे लिखो, टीवी पर आधारित पहला शैक्षिक कार्यक्रम, टीवी पर आधारित पहला शैक्षिक कार्यक्रम वर्तमान में कौन सा चल रहे हैं? जैसे ज्ञानवाणी था ऐसे ही ज्ञान दर्शन। क्या नाम है? ज्ञान दर्शन। ये पहला देखिए टीवी चैनल है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। कब से काम कर रहा है? 26 जनवरी 2000 से। राजस्थान में भी एक कार्यक्रम चलाया गया था, शिक्षा दर्शन, लॉकडाउन के समय। शिक्षा दर्शन कहां पर चलाया गया? राजस्थान में। कब चलाया गया था? 2 जून, नहीं 1 जून को भी, 1 जून 2020 को। तो लिखिए इन चीजों को, ज्ञान दर्शन। अगला कार्यक्रम लिखिए ज्ञान दर्शन, तारीख लिख लो 26 जनवरी 2000, ज्ञान दर्शन के आगे। और फिर लिखो, भारत का पहला शैक्षिक टीवी चैनल, भारत का पहला शैक्षिक टीवी चैनल, पहला शैक्षिक टीवी चैनल। और आज देखिए एक नहीं 34 चैनल हो गए इनके। 12 तो स्कूल के हैं, हर क्लास का एक चैनल है, बाकी बच गए 22, वो किसके हैं? कॉलेज शिक्षा के। इसलिए आज के दिन कितने चैनल चल रहे हैं? 34 टीवी चैनल हैं, आप देखिए। और वो चैनल किस नाम से जाने जाते हैं? हर कक्षा के नाम से। और एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, अब इसकी जगह ज्ञान दर्शन की जगह स्वयं प्रभा टीवी चैनलों की श्रृंखला। तो ये भी देखिए हमारे जीके के लिए या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्वयं प्रभा क्या है? ये शैक्षिक टीवी चैनलों की श्रृंखला। कितने चैनल हैं आज के दिन? 34 चैनल चल रहे हैं। देखे भी हैं कि नहीं कभी? क्योंकि हमें तो फुर्सत ही नहीं है तारक मेहता के उल्टा चश्मा से, इसलिए इनको कौन देखता है। लेकिन देखते हैं जिनको जरूरत है। तो लिखो इसके बाद, स्वयं प्रभा शैक्षिक टीवी चैनलों की श्रृंखला, शैक्षिक टीवी चैनलों की श्रृंखला। और फिर लिख लीजिए राजस्थान का शिक्षा दर्शन, 1 जून 2020, 1 जून 2020 शिक्षा दर्शन। लिखो शिक्षा दर्शन भाई, शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 राजस्थान का शैक्षिक टीवी कार्यक्रम। चैनल नहीं है, क्या है? शैक्षिक टीवी कार्यक्रम।
कितने घंटे आता है ये कार्यक्रम? 3.25 घंटे का आता है। 12:30 बजे से चलता है 2:30 बजे तक, फिर 3 बजे से चलता है 4:15 बजे तक, और उसी का नाम है शिक्षा दर्शन। अगला देखिए सामग्री, सीसीटीवी। ये क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविजन। हिंदी में क्या कहेंगे? क्लोज को कहते बंद, सर्किट को कहते परिपथ, और टेलीविजन को कहते दूरदर्शन। ये नाम पूछा जाता है इसका पूरा एक तो, क्लोज सर्किट टेलीविजन। और फिर बताओ श्रव्य सामग्री है या दृश्य या दोनों? सीसीटीवी, अक्सर लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, जैसे यहां आप देखेंगे। ये श्रव्य सामग्री है या दृश्य या दोनों? क्योंकि आजकल देखिए इस डिवाइस के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम भी होता है, तो इसलिए दोनों प्रकार की सामग्री है। तो लिखो इसमें वर्तमान में श्रव्य व दृश्य दोनों सामग्री, वर्तमान में श्रव्य व दृश्य दोनों सामग्री। फिर आता है इसके बाद अगली सामग्री, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। शॉर्ट में कहते हैं टीसी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ये कैसी सामग्री? यह जानते ही नहीं इसके बारे में। टेली कॉन्फ्रेंस, चलो बता देता हूं पहले। टेली का अर्थ तो अभी बताया था मैंने, टेलीविजन में था, टेली था या नहीं था? तो टेली का क्या अर्थ बताया था? दूर। कॉन्फ्रेंस को क्या कहते हैं? सम्मेलन। दूर बैठे बैठे लोगों से सम्मेलन करना, बातचीत करना, और इसी प्रणाली को कहते हैं दूर संवाद प्रणाली। और इसका जन्म होता है यूएसए में, लगभग 1960 के आसपास। और इस चीज में होता क्या है देखिए, एक व्यक्ति जैसे बैठा हुआ है दिल्ली में, एक बैठा हुआ है कोलकाता में, एक बैठा हुआ है मुंबई में, और एक बैठा हुआ है चेन्नई। इनको आपस में जोड़ना और बातचीत करना किसी बिंदु पर। आजकल आप लोग मोबाइल में भी बहुत करते हो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो भी इसका एक रूप है ऑडियो। लेकिन ऑडियो का तो गया जमाना, आप तो सीधा वीडियो करते हो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि समय के अनुसार बदल गई। पहली बार देखिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था भारत सरकार ने 2004 में, एजुसेट, वो इसी पर आधारित था, कॉन्फ्रेंसिंग पद्धति पर। 1 वे तो वीडियो था और 2 वे ऑडियो था उसमें। और यह कहा गया कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, देखो दूर बैठे हुए बच्चों से हम संवाद करेंगे, पढ़ाएंगे उनको एक जगह दिल्ली से। और उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रचार प्रसार किया गया, चारों ओर वाहवाही लूटी गई थी सरकार द्वारा। लेकिन आज पता लगता है आज तो जमाना ही वीडियो का आ गया है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है ये टेक्नोलॉजी। तो क्या है टेली कॉन्फ्रेंसिंग? एक संवाद प्रणाली है। और कैसा संवाद? दूर बैठे हुए लोगों से आपस में परस्पर चर्चा, वाद विवाद किसी विषय वस्तु पर करना क्या कहलाता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और यह प्रणाली पहले तो होती थी ऑडियो, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। लेकिन समय बदला और उसके बाद क्या बन गई है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और अब तो देखिए कंप्यूटर पर भी होती है, इंटरनेट के माध्यम से। कंप्यूटर,
फर्स्ट ग्रेड में पूछा था ये क्वेश्चन कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है? 3, ऑडियो, वीडियो और कंप्यूटर। अर्थ क्या है इसका? दूर संवाद। जन्म कहां हुआ? यूएस। और चित्र हमें बता रहा है लोगों को आपस में जोड़कर बातचीत करना, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंसिंग। करते हो कि नहीं मोबाइल में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग? लेकिन जब फुर्सत हो तब करो ना, अभी तो फुर्सत ही नहीं है आप लोगों के पास। तो मुझे तो ये बता दो, ये श्रव्य सामग्री है या दृश्य सामग्री, या दोनों? दोनों होती है, क्योंकि आजकल तो वीडियो आते भी हैं और जाते भी हैं। पहले होता था इसमें वीडियो 1 वे और ऑडियो 2 वे। सम्मेलन, कई बार आधे शब्द छूट जाते हैं लिखते समय। लिखो भी, इसका अर्थ लिखो। तो अब बना लिया डायग्राम शायद आप लोगों ने, और प्रकार भी लिख लिए या नहीं? नहीं लिखे? लिख लो तो फिर अर्थ लिखो भी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक दूर बैठे लोगों के मध्य, 2 या 2 से अधिक दूर बैठे लोगों के मध्य परस्पर संवाद की प्रणाली, परस्पर संवाद की प्रणाली को टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है। वर्तमान में यह श्रव्य दृश्य सामग्री है। वर्तमान में यह श्रव्य दृश्य सामग्री है। और अंत में अब हम पहुंचते हैं कौन सी सामग्री पर? कंप्यूटर और मोबाइल पर। कंप्यूटर कैसी सामग्री है? श्रव्य सामग्री, दृश्य या दोनों? अच्छा, पहले एक होता था? पहले एक कैसे था भाई? पहले इसमें चित्र ही चित्र दिखते थे, आवाज नहीं आती थी। आजकल आती है। अरे स्पीकर तो पहले भी लगाए जाते थे इसमें, और आज भी देखिए अलग से इनबिल्ट करना पड़ता है इसमें। लिखो कंप्यूटर, श्रव्य एवं दृश्य सामग्री। श्रव्य एवं दृश्य सामग्री। श्रव्य एवं दृश्य सामग्री। और मोबाइल कैसी सामग्री है ये बताओ? पहले देखिए मोटोरोला का फोन आता था, शुरुआत में बहुत बड़ा सा आता था, कोई स्क्रीन नहीं होती थी, डायरेक्ट नंबर डायल किए जाते थे उसके ऊपर, कीपैड होता था बस उसमें, और वो फोन मात्र केवल आवाज सुनने के काम में आता था। उसके अंदर 2 वे ऑडियो हुआ करता था, वीडियो नहीं होता था। इसलिए मोबाइल फोन जो शुरुआत में क्या था, ये श्रव्य सामग्री। और लैंडलाइन फोन कैसा है? श्रव्य सामग्री। लेकिन मल्टीमीडिया फोन की बात करें तो, हम मोबाइल फोन की बात करें तो वो किस में आएगा? श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इसलिए ध्यान रखना, मोबाइल में भी यदि वो पूछता है कि किस तरह का मोबाइल की बात कर रहा है, कीपैड वाले की बात करें तो कौन सी सामग्री रहेगी? ये केवल श्रव्य सामग्री। और मल्टीमीडिया की बात करें, ये मल्टीमीडिया की बात करें तो कौन सी हो जाएगी हमारी? श्रव्य और दृश्य सामग्री। ये हैं बहुत सारी अपनी सामग्रियां, देखिए एक के बाद एक, जो सामान्यतः काम आने वाली शिक्षण में, कुछ चित्रों को बड़ा करके दिखाने वाली, तो कुछ टेक्नोलॉजी बेस।
फिर लिखिए इसके बाद, मोबाइल के बाद आता मॉडल। मॉडल कैसी सामग्री है? श्रव्य सामग्री नहीं होते मॉडल, बोलने वाले नहीं है मॉडल। लिखिए मॉडल दृश्य सामग्री। मॉडल कैसी सामग्री के अंतर्गत आता है? दृश्य सामग्री। किताब देना। और भी देखिए अपने इसके अंदर, जैसे मॉकअप कैसी सामग्री है? विज्ञान में काम आने वाली एक सामग्री जिसका नाम है मॉकअप। कभी सुना भी है या नहीं? क्यों भी मॉकअप का नाम विज्ञान वालों ने नहीं सुना तो भाई ये तो बहुत ही बड़ी बात है। देखिए मॉकअप, अगला लिखो आप मॉकअप, दिखावटी। आप मोबाइल खरीदने जाओगे, डम्मी पीस पकड़ा देते हैं आपको कि ये फोन इस तरह का आ रहा है, एक डम्मी, उसका जो ओरिजिनल मोबाइल होता है उसका जैसा पहले दिखाते थे डम्मी पीस, ओरिजिनल को खोलते नहीं थे, उसका क्या दिखाते थे? एक तरह का मॉडल दिखाया जाता था कि इस तरह का फोन होगा, और वही चीज क्या कहलाती है? मॉकअप। जैसे छोटे बच्चों को हम कंप्यूटर सेट नहीं लाके दे देते हैं, वो कंप्यूटर सेट थोड़ी होता है, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, बच्चा असेंबल करता है, फिर उसके अंदर बटनों को दबाने की प्रैक्टिस करता है छोटा बच्चा। वही क्या है? वास्तविक चीज का दिखावटीपन, और दिखावटीपन ही क्या कहलाता है? मॉकअप। और विज्ञान में तो इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो कैसी सामग्री है ये मॉकअप? दृश्य सामग्री। लिखो आप इसमें मॉकअप, दिखावटीपन, दृश्य सामग्री। एक और होता है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन जिसे नमूना भी कहा जाता है। अगली सामग्री लिखिए स्पेसिमेन। आपने देखा होगा कांच के, देखिए जो भी बर्तन होते हैं उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र वगैरह दिखाते हैं कि एक लिक्विड में भर के रखते हैं उनको, वो क्या कहलाते हैं? वही कहलाते हैं स्पेसिमेन या नमूना। कैसी सामग्री है ये? दृश्य सामग्री। लिखो स्पेसिमेन, नमूना, दृश्य सामग्री। तो ये हमारे विज्ञान में काम आने वाली कुछ सामग्री थी। उसके अलावा देखिए एक आता है श्यामपट्ट, जो हर विषय में काम आता है। श्यामपट्ट, इसे चाक बोर्ड भी कहा जाता है। और सबसे प्राचीन शिक्षण सामग्रियों में से एक। कितने डिग्री पर खड़े होकर पढ़ाना चाहिए? श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया? विलियम्स ने किया था इसका आविष्कार। लिख लो ये चीजें। श्यामपट्ट। श्यामपट्ट का दूसरा नाम चौक बोर्ड। फिर लिखिए आविष्कार विलियम्स। और फिर एक लाइन और लिख लीजिए, 45 डिग्री, 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होना चाहिए। व्यक्ति को कहां पर खड़े होकर पढ़ाना चाहिए? 45 डिग्री के कोण पर। अभी 45 डिग्री का कोण कैसे बनता है? आपने देखा होगा जो व्यक्ति होते हैं, कई तो इसको पकड़ के पढ़ाते हैं कहीं ये भाग नहीं जाए, और कई इसको यहां से पकड़ लेते, उखाड़ने के चक्कर में रहते हैं। देखिए पढ़ाने वालों को देखना कई बार। अब देखिए कई लोग इस तरह से हो जाते, सारे अक्षर लिखते रहते हैं 180 डिग्री के ऊपर, कुछ नहीं दिखता है। जब वो सामने से गुजर जाते गृहिणी की तरह जब कुछ दिखता है। लेकिन ये जो एंगल होता है यहां से यहां तक का जो एंगल है, ये इतना होना चाहिए, एक नजर यहां रहे और एक नजर कहां हो? श्यामपट्ट की ओर। इस तरह से देखिए खड़े होना चाहिए इसके ऊपर।
आप देखना बहुत सारे टीचर पूरे को ढक लेते हैं इसको, और जब वो हटेगा कईयों का तो आकार भी बड़ा होता है और बोर्ड देखे पूरा ही कवर हो जाता है उसमें, और उस श्याम पट पे क्या लग जाता है? ग्रहण। ग्रहण क्या होता है? छाया को कहते हैं, और छाया तो आप लोगों को पता है, जिस पे पड़ जाए वो, क्योंकि एक खगोलीय पिंड की दूसरे खगोलीय पिंड पर छाया गिरना, वही क्या है? ग्रहण। तो यहां पर हम पढ़ रहे श्यामपट। श्यामपट के अलावा देखिए बहुत सारे बोर्ड और होते हैं, और कुछ बोर्डों के मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे बुलेटिन बोर्ड। कौन सा बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड। एक होता है फेल्ट बोर्ड, जिसे फ्लालाइन भी कहते हैं, फेल्ट बोर्ड। एक होता है पैग बोर्ड, हो सकता है इसका नाम ही नहीं सुना हो। एक होता है चुंबकीय बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड कक्षा कक्ष के बाहर लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सूचना पट। क्या कहते हैं जिसको हम? सूचना पट। कक्षा में आने से पहले सूचनाएं पढ़ें, कितने बजे आज किसका पीरियड होगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा बोर्ड कक्षा कक्ष के बाहर लगाया जाता है, बुलेटिन या सूचना पट। और कक्षा कक्ष के अंदर कौन सा बोर्ड लगाया जाता है? फेल्ट बोर्ड। आपने देखा होगा कि कक्षाओं में एक बोर्ड होता है और उसके ऊपर बच्चों के द्वारा जो चीजें बनाई जाती है उसका प्रदर्शन कर दिया जाता है, ताकि बाकी बच्चे मोटिवेट हों और बच्चों में होड़ मच जाती है, आज आपका देखिए चित्र लगा, कल मेरा लगेगा, आपसे अच्छा बनाऊंगा मैं। इसलिए देखिए कक्षा कक्ष में कौन से बोर्ड का प्रयोग किया जाता है? फेल्ट बोर्ड या फ्लालाइन बोर्ड भी कहते हैं, क्योंकि फ्लालाइन का कपड़ा चढ़ा होता है इस पर। जैसे बाहर लगा हुआ है एक लाल सा कपड़ा, जिसपे पिन लगा देते हैं कोई भी चित्र के ऊपर, वो क्या कहलाता है? फेल्ट बोर्ड। एक होता है पैग बोर्ड। ये कौन सा बोर्ड होता है? पैग बोर्ड देखिए ऐसा बोर्ड जिसमें होल बने होते हैं, छिद्र बने हुए होते हैं, और उनके अंदर बच्चे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को लगाकर विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ऐसे बोर्ड को कहा जाता है पैग बोर्ड। लेकिन मैंने ज्यादातर पैग बोर्डों को देखा है, लोग इसमें क्या करते हैं? कोई भी वस्तु को लगा देते हैं और चाबियों के छल्ले लटका के रखते हैं। ऐसे उपयोग देखा है ज्यादातर। बच्चों को लाके देते हैं छोटे छोटे बोर्ड इस तरह के, जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं वो। ऐसे ही एक बोर्ड और होता है मैग्नेटिक, चुंबकीय बोर्ड, जिसमें क्या लगी होती है? चुंबक लगी होती है। तो ये किसके प्रकार हैं? बोर्ड। और बोर्ड कैसी सामग्री होती है? श्रव्य या दृश्य? कैसी सामग्री है? सब दृश्य। और भी जैसे चार्ट, चार्ट कैसी सामग्री है? ग्राफ कैसी सामग्री है? तो इस तरह की बहुत सारी सामग्रियां हैं जो छोटी छोटी, लेकिन इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो पूछे जाते थे मैंने ज्यादातर एक एक करके आपको समझाई। कहां से शुरू की थी हमने? माया द्वीप या दीप? उसका नया रूप क्या था? डाइस्कोप। डाइस्कोप में कौन सी वस्तु दिखाते हैं? फिर कौन सा आया? एपीस्कोप। एपीस्कोप में, और फिर दोनों को मिलाकर एपीडाइस्कोप। उसके बाद क्या पढ़ाया? प्रोजेक्टर। फिर प्रोजेक्टर के बहुत सारे प्रकार, फिर रेडियो, टीवी, सीसीटीवी, कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, एक एक करके सारी चीजों को हमने जो शिक्षण में काम आने वाली सामग्री। और इस तरह से हमारा एक टॉपिक था जो क्या हो जाता है? समाप्त। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।